नमस्कार। आज हम कानून की गलियों में एक दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले को समझने के लिए जिसने एक प्रॉपर्टी विवाद को सुलझाया। मामला है रत्नावती बनाम कविता घनश्याम दास। हमारे सामने है इस केस का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और हमारा काम है इस कानूनी कहानी के सबसे जरूरी पहलुओं को आपके लिए सामने लाना। मतलब हुआ क्या था, दोनों पक्षों की दलीलें क्या थी, और देश की सर्वोच्च अदालत ने इस उलझे हुए मामले को कैसे सुलझाया। जरा सोचिए, किसी ने एक घर खरीदने का सौदा किया, पैसे भी दे दिए, लेकिन बेचने वाला बाद में मुकर गया और वही घर किसी और को बेच दिया। यह कहानी यहीं से शुरू होती है। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है बैंगलोर के एक घर से। प्लॉट नंबर 351, मदाहल्ली एक्सटेंशन, जॉब आरटी नगर कहलाता है। इसकी मालकिन थी प्रतिवादी नंबर 2, जिन्होंने ये प्लॉट बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बीडीए से खरीदा था। फिर 15 फरवरी 1989 को इन मालकिन प्रतिवादी नंबर 2 ने ये घर वादी यानी कविता घनश्याम दास को 3.5 लाख रुपए में बेचने का एक समझौता किया। एग्रीमेंट साइन होते ही वादी ने 50,000 रुपए एडवांस भी दे दिए। हाँ, और इस बात पर मतलब समझौते का होना और 50,000 रुपए एडवांस देना, इन तथ्यों पर दोनों पक्षों में कोई विवाद नहीं था। अच्छा, यहाँ तक सब ठीक था। हाँ, यहाँ तक कोई झगड़ा नहीं था। असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। बिल्कुल। वादी कविता गणेशा दास का कहना था कि उन्होंने सिर्फ एडवांस ही नहीं बल्कि बाकी के 3 लाख रुपए भी चुका दिए थे और उनके पास इसकी रसीदें भी मौजूद थीं। इतना ही नहीं, उन्हें घर का कब्जा पोजेशन भी मिल गया था। वो तब से उसी घर में रह रही थीं, बिजली पानी के बिल भर रही थीं और यहां तक कि घर में कुछ मरम्मत और सुधार का काम भी करवाया था। लेकिन उनकी शिकायत ये थी कि पूरी पेमेंट लेने के बाद घर की मालकिन प्रतिवादी नंबर 2 ने सेल डीड मतलब बिक्री का पक्का कानूनी दस्तावेज उनके नाम पर रजिस्टर नहीं करवाया। और मामला तब बिगड़ा जब 2 जनवरी और 8 जनवरी 2000 को घर की मालकिन और एक अनजान महिला, जो बाद में पता चला कि प्रतिवादी नंबर 1 यानी रत्नावती थी, कुछ और लोगों के साथ आईं और वादी को घर खाली करने की धमकी दी। आरोप है कि हाथापाई की कोशिश भी हुई। इस घटना के बाद वादी ने फौरन एक कदम उठाया। उन्होंने एक मुकदमा दायर किया OS नंबर 223200। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मुकदमा सिर्फ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए था। परमानेंट इंजंक्शन। हाँ, मतलब एक कोर्ट ऑर्डर कि उन्हें घर से जबरदस्ती निकाला ना जाए। उन्होंने इस मुकदमे में यह भी साफ लिखा कि वो समझौते को लागू करवाने, जिसे कानून में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं, उसके लिए अलग से केस करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती हैं। दूसरी तरफ घर की मालकिन प्रतिवादी नंबर 2 और बाद में घर खरीदने वाली प्रतिवादी नंबर 1 रत्नावती, इनकी कहानी एकदम उलट थी। उनका कहना था कि वादी ने बाकी के 3 लाख रुपए कभी दिए ही नहीं, बल्कि प्रतिवादी नंबर 2 ने तो 25 अक्टूबर 1995 को ही वादी को एक कानूनी नोटिस भेजकर 1998 वाला समझौता रद्द कर दिया था, क्योंकि पेमेंट पूरी नहीं हुई थी, ऐसा उनका कहना था। अच्छा, 1995 में ही नोटिस भेज दिया था। हाँ, उनके मुताबिक। और क्योंकि समझौता रद्द हो चुका था, इसलिए प्रतिवादी नंबर 2 ने 9 फरवरी 1998 को वही घर प्रतिवादी नंबर 1 यानी रत्नावती को 4 लाख रुपए में बेच दिया और उन्हें कब्जा भी सौंप दिया। उनका ये भी दावा था कि रत्नावती एक बोनाफाइड परचेजर थीं। अच्छा, बोनाफाइड परचेजर, इसका क्या मतलब है कानूनी भाषा में? इसका मतलब है एक ऐसी खरीदार जिसने नेक नियति से पूरी कीमत देकर प्रॉपर्टी खरीदी हो और जिसे उस प्रॉपर्टी से जुड़े किसी पिछले विवाद या समझौते की जानकारी न हो। बचाव पक्ष का कहना था कि रत्नावती ऐसी ही खरीदार थीं। उन्हें कविता घनश्याम दास के साथ हुए पिछले समझौते का पता नहीं था। तो अब स्थिति ये थी, एक घर और 2 खरीदार होने का दावा। इसके बाद वादी कविता घनश्याम दास ने 31 मार्च 2000 को एक और मुकदमा दायर किया, OS नंबर 2334/2000। इस बार सीधी मांग थी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, यानी कोर्ट आदेश दे कि 1989 वाला समझौता लागू किया जाए और घर उनके नाम किया जाए। बाद में इसी मुकदमे में एक और मांग जुड़ी गई कि प्रतिवादी नंबर 2 और 1 मतलब मालकिन और रत्नावती के बीच जो सेल डीड हुई है उसे रद्द किया जाए। अब यहीं पर बचाव पक्ष ने 2 बहुत महत्वपूर्ण कानूनी रुकावटें खड़ी की, जो इस केस की सुनवाई में अहम रहीं। पहली रुकावट थी सिविल प्रक्रिया संहिता CPC के आदेश 2 नियम 2 को लेकर, ऑर्डर 2 रूल 2। आदेश 2 नियम 2 सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। आम भाषा में ये नियम क्या कहता है? कारण यानी कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन?
मतलब केस करने की वजह? हाँ, किसी एक घटना या वजह से आपको कोई कानूनी शिकायत है और आप कोर्ट जा रहे हैं, तो आपको उस वाद कारण से जुड़ी अपनी सारी मांगे एक ही मुकदमे में रख देनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले उसी वजह पर एक छोटी मांग लेकर जाएं और फिर बाद में उसी वजह पर एक दूसरी बड़ी मांग लेकर अलग मुकदमा कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बाद वाला मुकदमा खारिज हो सकता है। ओहो, तो बचाव पक्ष का तर्क था कि वादी को तो पहले मुकदमे, जो सिर्फ कब्जा बचाने के लिए था, उसी के समय पता था कि उन्हें सेल डीड भी चाहिए। उन्हें तभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग लेना चाहिए था। अब वो अलग से केस नहीं कर सकती। बिल्कुल यही तर्क था उनका। उनका कहना था कि वादी ने जानबूझकर पहले सिर्फ इंजंक्शन मांगा, जबकि उन्हें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अधिकार भी उसी वक्त पता था। उन्हें या तो पहले ही केस में ये मांग करनी थी या कोर्ट से अलग केस करने की इजाजत लेनी थी। क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए दूसरा मुकदमा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला चलने लायक ही नहीं है। इसे कहते हैं कि मुकदमा बार्ड बाय ऑर्डर 2 रूल 2 है। समझ गया। ये तो एक बड़ी चुनौती थी वादी के लिए। और दूसरी कानूनी आपत्ति क्या थी? दूसरी आपत्ति थी समय सीमा को लेकर, जिसे कानून में लिमिटेशन कहते हैं। इसके लिए प्रासंगिक है परिसीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट का अनुच्छेद 54। आर्टिकल 54। हाँ, बचाव पक्ष का कहना था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा दायर करने के लिए एक तय समय सीमा होती है, जो आमतौर पर 3 साल होती है। उनका दावा था कि ये 3 साल तो कब के बीत चुके थे, इसलिए वादी का मुकदमा समय बाधित यानी टाइम बार्ड है और इसे खारिज कर देना चाहिए। तो 2 बड़ी कानूनी बाधाएं। एक, क्या आप एक ही मामले पर 2 बार केस कर सकते हैं, वो ऑर्डर 2 रूल 2 वाली बात। और 2, क्या केस करने में देर हो गई, लिमिटेशन। अब देखते हैं निचली अदालतों ने इन पर क्या रुख अपनाया। ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ? ट्रायल कोर्ट ने तो वादी को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने उनके दोनों ही मुकदमे खारिज कर दिए। ट्रायल कोर्ट ने माना कि वादी को घर का कब्जा कभी मिला ही नहीं था। अच्छा। और ये भी कि वादी बाकी पेमेंट करने को तैयार और इच्छुक नहीं थी। और हां, दूसरा मुकदमा वाकई ऑर्डर 2 नियम 2 से बाधित था। और तो और मुकदमा लिमिटेशन यानी समय सीमा से भी बाधित था। अरे बाप रे। और रत्नावती, प्रतिवादी नंबर 1, एक बोनाफाइड परचेजर थी। मतलब ट्रायल कोर्ट ने बचाव पक्ष की लगभग सारी बातें मान ली और वादी के हाथ खाली रह गए। लेकिन जैसा फिल्मों में होता है, कहानियां खत्म नहीं हुई। मामला हाई कोर्ट गया होगा। बिल्कुल। और हाई कोर्ट ने जो किया, उसने केस का रुख ही पलट दिया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से रद्द कर दिया। पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से। हाई कोर्ट ने वादी के दोनों मुकदमे मंजूर कर लिए। हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स ट्रायल कोर्ट से एकदम उलट थीं। हाई कोर्ट ने माना कि वादी ने पूरी रकम चुका दी थी, घर का कब्जा भी वादी के पास ही था। अच्छा। वादी हमेशा से समझौते को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक थीं, और रत्नावती दूसरी खरीदार बोनाफाइड परचेजर नहीं थीं। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि मुकदमा न तो ऑर्डर 2 नियम 2 से बाधित था और न ही लिमिटेशन से। मतलब बिल्कुल उल्टा फैसला। हाँ, लेकिन हाईकोर्ट ने यहाँ एक पेंच डाला। उन्होंने कहा कि भाई 1990 से लेकर अब तक प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए सिर्फ 3.5 लाख में सौदा करवाना शायद ठीक ना हो। उन्होंने आदेश दिया कि वादी को सेल डीड तो मिलेगी, लेकिन उन्हें समझौते की रकम 3.5 लाख के अलावा 4 लाख रुपए और घर की मूल मालकिन प्रतिवादी नंबर 2 को देने होंगे। अच्छा, तो हाई कोर्ट ने वादी की जीत तो पक्की की, पर उन्हें 4 लाख रुपए अतिरिक्त देने को कहा। यह भी दिलचस्प मोड़ है। अब जाहिर है मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यही रहा होगा कि क्या हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह पलटना सही था, और यह अतिरिक्त 4 लाख वाली बात का क्या हुआ। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट के विश्लेषण की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले उस टेक्निकल पॉइंट पर आते हैं, ऑर्डर 2 नियम 2। क्या सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वादी ने 2 केस करके गलती की? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बचाव पक्ष की इस दलील को नहीं माना। कोर्ट ने कुछ पुराने महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया और समझाया कि ऑर्डर 2 नियम 2 का सिद्धांत तब लागू होता है जब दोनों मुकदमों का आधार यानी वाद कारण या कॉज ऑफ एक्शन एक ही हो। एक ही कॉज ऑफ एक्शन हो। हाँ, यहाँ कोर्ट ने पाया कि दोनों मुकदमों के वाद कारण अलग अलग थे। पहले मुकदमे इंजंक्शन वाले का वाद कारण था जनवरी 2000 में घर से बेदखल करने की धमकी मिलना। ये एक तात्कालिक खतरा था जिसे रोकने के लिए वो केस था।
जबकि दूसरे मुकदमे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाले का वाद कारण था मार्च 2000 में कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद घर की मालकिन का सेल डीड करने से इनकार करना। ये समझौते को लागू न करने का मामला था। अच्छा, तो धमकियां मिलना एक अलग कॉज ऑफ एक्शन है और सौदा पूरा न करना एक अलग कॉज ऑफ एक्शन है। बिल्कुल। इसको ऐसे समझें, मान लीजिए किसी ने पहले आपकी गाड़ी को टक्कर मारी, एक घटना, और फिर अगले दिन आपको उसी मामले पर धमकाया, ये दूसरी घटना। भले ही दोनों में वही आदमी शामिल हो, आपके पास शिकायत करने के दो अलग अलग कारण या वाद कारण हैं, एक नुकसान के लिए, दूसरा धमकी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां भी ऐसा ही था। पहले केस का फोकस कब्जा बचाना था, दूसरे का फोकस सौदा पूरा करवाना। क्योंकि वाद कारण अलग थे, इसलिए ऑर्डर 2 नियम 2 लागू नहीं होता। तो दूसरा मुकदमा करने पर कोई रोक नहीं थी। कोई रोक नहीं थी, और वादी को पहले मुकदमे में इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं थी। हाँ, ये वाद कारण वाली बात टेक्निकल रूप से तो समझ आती है, लेकिन आम आदमी के नजरिए से देखें तो मामला तो एक ही घर का था ना। फिर भी कानून इसे अलग मानता है। ये दिलचस्प है। अब आते हैं दूसरे बड़े कानूनी सवाल पर, लिमिटेशन यानी समय सीमा। क्या वादी ने केस करने में वाकई देर कर दी थी, जैसा बचाव पक्ष कह रहा था? 1989 का समझौता और केस 2000 में काफी समय बीत गया था। ये सवाल भी बहुत अहम था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ सबसे पहले इस सिद्धांत पर विचार किया कि क्या प्रॉपर्टी के सौदों में समय की अनिवार्यता होती है, टाइम बीइंग द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या समझौते में लिखी तारीखें पत्थर की लकीर होते हैं? हाँ, सामान्य नियम ये है कि अचल संपत्ति जैसे घर, जमीन, इनके सौदों में समय को तब तक अनिवार्य नहीं माना जाता जब तक समझौते में बहुत स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा ना हो, या हालात ही ऐसे हों कि समय का पालन जरूरी लगे। हालांकि कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि अदालतों को अवास्तविक देरी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर जब कीमतें तेजी से बढ़ रही हों। एक उचित समय सीमा का ध्यान रखना जरूरी है। सही बात है। लेकिन इस खास मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समझौते की धारा 2 और 3 को देखा। उनमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था जिससे लगे कि समय अनिवार्य था, बल्कि धारा 3 में तो ये लिखा था कि पूरी पेमेंट होने के बाद भी घर की मालकिन को बीडीए से प्रॉपर्टी वादी के नाम ट्रांसफर करवाने के लिए प्रयास करने थे। अगर इसमें कोई दिक्कत आती तो बाकी प्रक्रिया आपसी सहमति से तय होती। कोई अंतिम तारीख, कोई डेडलाइन दी ही नहीं गई थी। अगर कोई डेडलाइन नहीं थी तो फिर 3 साल की लिमिटेशन कब से गिननी शुरू होगी? यहीं पर परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 54 काम आता है। ये कहता है कि अगर समझौते में परफॉर्मेंस के लिए कोई तारीख तय नहीं है तो 3 साल की लिमिटेशन तब शुरू होती है जब वादी को पता चले कि प्रतिवादी ने समझौता पूरा करने से इनकार कर दिया है। इनकार करने से? हाँ, इनकार से। इस मामले में वादी को साफ तौर पर इनकार का पता कब चला? जनवरी 2000 में, जब उन्हें धमकी दी गई। बिल्कुल, जब उन्हें घर से निकालने की धमकी दी गई और पता चला कि घर किसी और को बेचा जा रहा है या बेचा जा चुका है। ये था इनकार का स्पष्ट संकेत। वादी ने इसके तुरंत बाद मार्च 2000 में कानूनी नोटिस भेजा और उसी महीने मुकदमा भी दायर कर दिया। तो जनवरी 2000 से मार्च 2000, ये तो 3 साल के अंदर ही था। हाँ, बिल्कुल। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुकदमा लिमिटेशन से बाधित नहीं था और हाई कोर्ट का ये निष्कर्ष बिल्कुल सही था। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बड़ी कानूनी आपत्तियों को खारिज कर दिया। अब बारी आई तथ्यात्मक निष्कर्षों की, यानी असल में हुआ क्या था, कब्जा किसके पास था, क्या पेमेंट पूरी हुई थी, क्या वादी तैयार थी। हाई कोर्ट ने सब पर ट्रायल कोर्ट से एकदम अलग नजरिया अपनाया था। क्या सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इन निष्कर्षों को सही माना? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दोहराया। हाई कोर्ट जब पहली अपील सुनता है, फर्स्ट अपेलेट कोर्ट, तो उसका काम सिर्फ कानून देखना नहीं बल्कि तथ्यों और सबूतों का फिर से मूल्यांकन करना भी होता है। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों से असहमत होकर अपने निष्कर्ष निकाल सकता है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का फैसला वैसे भी कोर्ट के विवेक यानी डिस्क्रेशन पर निर्भर करता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर तथ्यों के इन निष्कर्षों में तब तक दखल नहीं देता जब तक वो पूरी तरह से गलत, बेबुनियाद, कानून के विपरीत या मनमाने ना लगें। तो इस केस में? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों को देखने के बाद पाया कि हाई कोर्ट के तथ्यात्मक निष्कर्ष सही थे। हाई कोर्ट का ये मानना कि वादी ने पूरी कीमत चुकाई थी, वो समझौते को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक थी, घर का कब्जा भी उसी के पास था और दूसरी खरीदार रत्नावती बोनाफाइड परचेजर नहीं थी,
ये सब सबूतों पर आधारित था और इसमें दखल देने का कोई कारण नहीं था। ठीक है। और वो जो हाईकोर्ट ने अतिरिक्त 4 लाख रुपए देने को कहा था, उसका क्या? हाँ, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई खास टिप्पणी नहीं की। वजह, वादी कविता घनश्यामदास ने खुद हाईकोर्ट के इस हिस्से को चुनौती नहीं दी थी। उन्होंने चुनौती नहीं दी? नहीं, वो अतिरिक्त रकम देने को तैयार थीं। सुप्रीम कोर्ट ने बस ये अंदाजा लगाया कि शायद हाईकोर्ट ने ये रकम प्रॉपर्टी की बढ़ी हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए या दोनों पक्षों के बीच एक न्याय संगत संतुलन बनाने के इरादे से लगाई होगी। तो अब ये साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को लगभग पूरी तरह से बरकरार रखा। वादी का दावा सही माना गया। लेकिन एक आखिरी सवाल, सेल डीड अब बनेगी कैसे? क्योंकि तकनीकी रूप से घर तो दूसरी खरीदार रत्नावती के नाम पर रजिस्टर हो चुका था। क्या मूल मालकिन अकेली सेल डीड कर सकती थी? ये एक अहम प्रक्रियात्मक पहलू है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ 1954 के एक पुराने और महत्वपूर्ण फैसले लाला दुर्गा प्रसाद बनाम लाला दीपचंद का हवाला दिया। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई प्रॉपर्टी पहले किसी को बेचने का वादा करके बाद में किसी और को बेच दी जाती है और पहले वाले खरीदार का दावा कोर्ट सही मानता है, तो सेल डीड केवल मूल मालिक द्वारा नहीं बल्कि दोनों यानी मूल मालिक यहाँ प्रतिवादी नंबर 2 और बाद वाले खरीदार यहाँ प्रतिवादी नंबर 1 रत्नावती द्वारा मिलकर पहले खरीदार यानी वादी कविता घनश्यामदास के पक्ष में की जानी चाहिए। दोनों मिलकर क्यों? ताकि टाइटल यानी मालिकाना हक पूरी तरह से बिना किसी शक शुबे के वादी को ट्रांसफर हो जाए। क्योंकि बाद वाले खरीदार के नाम पर भी एक रजिस्टर्ड सेल डीड होती है, इसलिए कानूनी रूप से टाइटल को पूरी तरह क्लियर करने के लिए उसका भी सेल डीड में शामिल होना जरूरी माना जाता है। अच्छा, ये लॉजिक है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस निर्देश को सही ठहराया। तो ये तो वादी के लिए एक बड़ी जीत थी, सालों की लड़ाई के बाद। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहीं नहीं रुका। कोर्ट ने महसूस किया कि इस कहानी में एक पक्ष और है जिसके साथ भी न्याय होना चाहिए। वो है रत्नावती, प्रतिवादी नंबर 1, जिसने बाद में घर खरीदा था। अब जब ये तय हो गया कि घर तो पहली खरीदार कविता को ही मिलेगा, तो रत्नावती का क्या? उसने तो 4 लाख रुपए देकर घर खरीदा था। हाँ, उसका पैसा तो फंस गया। बिल्कुल। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक विशेष असाधारण शक्ति का इस्तेमाल किया, संविधान का अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत देता है कि वो किसी भी मामले में पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए ऐसा कोई भी आदेश या डिक्री पारित कर सकता है जो उसे जरूरी लगे, भले ही वो सामान्य कानूनी प्रक्रिया से थोड़ा हटकर क्यों न हो। अनुच्छेद 142 यानी सुप्रीम कोर्ट की अल्टीमेट फेयरनेस पावर। तो उन्होंने इस पावर का इस्तेमाल करके क्या किया? कोर्ट ने तर्क दिया कि जब मूल मालकिन प्रतिवादी नंबर 2 को अब घर वादी कविता को बेचना ही पड़ रहा है, तो उसका रत्नावती प्रतिवादी नंबर 1 के साथ हुआ सौदा तो अपने आप ही विफल हो गया। सही बात है। इस स्थिति में न्याय का तकाजा है कि रत्नावती ने जो 4 लाख रुपए मूल मालकिन को दिए थे वो उसे वापस मिलने चाहिए। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत ये निर्देश दिया कि जिस दिन वादी कविता के नाम पर सेल डीड रजिस्टर होगी, उसके 3 महीने के अंदर मूल मालकिन प्रतिवादी नंबर 2 वो 4 लाख रुपए रत्नावती प्रतिवादी नंबर 1 को वापस लौटाएगी। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसे इस रकम पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा और रत्नावती इस पैसे को कोर्ट के जरिए एक डिक्री की तरह वसूल कर सकेगी। मतलब पैसे वापसी की गारंटी भी दे दी? हाँ, पूरी गारंटी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि ये निर्देश इस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए सभी पक्षों के साथ पूर्ण न्याय करने के लिए दिया गया है और ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। वाह, ये तो सचमुच पूर्ण न्याय का एक शानदार उदाहरण है। हाँ। मतलब कोर्ट ने सिर्फ वादी को राहत नहीं दी, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि दूसरी खरीदार जो अब घर खो रही थी उसे भी उसका पैसा वापस मिल जाए। अहमद दांटिल का सीख। तो इस पूरी गहरी पड़ताल से हमने क्या अहम बातें सीखी? पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख शायद ये है कि कानूनी लड़ाई में सही वक्त पर सही मांग उठाना कितना जरूरी है, लेकिन साथ ही ये भी कि कानून वाद कारण जैसी बारीकियों को कैसे देखता है। अगर आपकी शिकायत की वजहें अलग अलग हैं तो आपको अलग अलग मौके मिल सकते हैं, जैसा कि यहाँ आदेश 2 नियम 2 के मामले में हुआ। दूसरी बात, प्रॉपर्टी के सौदों में समय सीमा,
लिमिटेशन कैसे काम करती है, खासकर जब कोई पक्की डेडलाइन ना हो। लिमिटेशन अक्सर इनकार के बाद शुरू होती है। अच्छा। और ये भी कि अचल संपत्ति के मामलों में समय की अनिवार्यता का सिद्धांत उतना सख्त नहीं होता जब तक कि समझौते में लिखा ना हो। तीसरी सीख, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो पूरी ड्यू डिलिजेंस कितनी जरूरी है। ये जानना कि कहीं उस प्रॉपर्टी पर कोई पिछला दावा या विवाद तो नहीं आपको रत्नावती जैसी स्थिति से बचा सकता है। बोनाफाइड परचेजर होना हमेशा आसान नहीं होता। बिल्कुल। चौथी बात, हमने देखा कि जब एक ही प्रॉपर्टी 2 बार बिक जाए तो कानून आमतौर पर पहले वाले वैध समझौते को प्राथमिकता देता है, बशर्ते पहला खरीदार अपनी शर्तें पूरी करने को तैयार हो। और 5वीं और सबसे अनोखी बात, सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 142 ये दिखाता है कि हमारी सर्वोच्च अदालत सिर्फ कानून की लकीर की फकीर नहीं है। सही कहा। बल्कि उसके पास पूर्ण न्याय करने की एक अद्भुत शक्ति है, जिससे वो जटिल मानवीय स्थितियों में भी संतुलन और निष्पक्षता लाने की कोशिश करती है, जैसे यहाँ रत्नावती के पैसे वापस दिलवाकर किया गया। बिल्कुल सही। ये केस हमें सिखाता है कि अदालतें कैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रॉपर्टी राइट्स और प्रोसीजरल लॉ यानी प्रक्रियात्मक कानून के बीच एक नाजुक संतुलन बनाती हैं। ये केस अदालती प्रक्रिया के अलग अलग चरणों, ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की भूमिकाओं को भी उजागर करता है और ये दिखाता है कि कानून सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है, बल्कि न्याय पाने का एक जरिया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट जरूरत पड़ने पर अनुच्छेद 142 जैसी शक्तियों से और मजबूत बना सकता है। इस केस को समझने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है, जब किसी प्रॉपर्टी विवाद को सुलझने में इतने साल लग जाते हैं, यहाँ 1989 का समझौता 2000 में मुकदमेबाजी तक पहुंचा और फैसला और बाद में आया, और इस बीच प्रॉपर्टी की कीमतें कई गुना बढ़ जाती हैं, तो क्या पहले खरीदार को सिर्फ कुछ अतिरिक्त मुआवजा देकर या बढ़ी हुई कीमत का एक हिस्सा दिलवाकर न्याय किया जा सकता है, जैसा हाईकोर्ट ने करने की कोशिश की? या फिर एक बार जब यह साबित हो जाए कि पहला समझौता वैध था और खरीदार तैयार था, तो उसे उसी पुरानी कीमत पर ही प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, चाहे जमाना कितना भी बदल गया हो? ये एक बड़ा नैतिक और कानूनी सवाल है जिस पर शायद हमेशा बहस चलती रहेगी। इस दिलचस्प कानूनी मामले की गहराइयों में हमारे साथ उतरने के लिए धन्यवाद।